नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। एक शेर है शायर का कि जब हादसे ही हादसे अपना नसीब हैं, किस किस पे रोए आंख ये बरसे कहाँ कहाँ। हादसे रोज हो जाते हैं इस देश में। मैं कल से सवाल उठा रहा हूं, जब मैं कल बुलेटिन पढ़ रहा था तो मैंने ये सवाल किया था कि हम उस देश में रहते हैं जो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसमें नेता बड़े बड़े दावे करते हैं कि अब तीसरी अर्थव्यवस्था हम बन जाएंगे। उस देश की राजधानी में घटना होती है, बेसमेंट में छात्र फंस जाते हैं, 3 छात्रों की मौत हो जाती है। 7 बजे शाम को कॉल जाती है कि भाई रेस्क्यू करना है बच्चों का, तो एनडीआरएफ की टीम आती है, दिल्ली पुलिस की टीम आती है, लेकिन रात के 1 बजे तक 3 शव निकाले जाते हैं, लेकिन 12 फीट तक भरा हुआ पानी नहीं निकाला जा सकता है। तो क्या ये बात हमें इसके लिए सोचने पर मजबूर नहीं करती है कि हम किस तरह के सिस्टम में रह रहे हैं, हम किस तरह के प्रशासनिक व्यवस्थाओं में रह रहे हैं कि देश की राजधानी में अगर 12 फीट पानी 6 घंटे के रेस्क्यू में नहीं निकल पाता है, तो आखिर ये सोचने की बात है कि हमारे नेता किस तरह का दावे कर रहे हैं। सिर्फ वो आंकड़े गिनवाते हैं क्या? प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम इतने बड़े देश हो गए हैं, हम विकसित हो गए हैं, हम सारी चीजों में आगे जा रहे हैं, लेकिन 3 छात्रों की जान नहीं बचाई जा सकी सिर्फ इसलिए क्योंकि एक कोचिंग के बेसमेंट में पानी भर गया था। ये सवाल तो पूछना लाजमी है ना। और नेता तो लगातार उस पर सियासत शुरू कर देते हैं। आम आदमी पार्टी ने जांच के आदेश दे दिए, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई भी सांसद वहां पर पहुंचा नहीं था, कांग्रेस का कोई भी सांसद वहां पर पहुंचा नहीं था। कन्हैया कुमार जो छात्रों के हितैषी बनते हैं वो वहां पर पहुंचे नहीं थे। वहां पर बीजेपी के कुछ नेता पहुंचे थे, लेकिन 2 घंटे के बाद बयान देकर वो गायब हो गए। तो हमें यह भी जानना चाहिए कि हम किस तरह के नेताओं के पीछे अपना वोट बर्बाद कर रहे हैं। ये जो नेता वादा करते हैं ना कि आप हमारे साथ खड़े रहेंगे, हम वोटरों के साथ खड़े रहेंगे, हम सुख दुख में खड़े रहेंगे, अगर वो खड़े रहते तो वहां से गायब होने की क्या जरूरत थी। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर में किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बीच में हम रह रहे हैं। छात्रों का जीवन हर शहर में मुश्किल होता जा रहा है, इस पर मुझे आपको सबको सोचना चाहिए। छात्र जिस तरह से रह रहे हैं ना, मैं कल भी इस बात को लेकर सवाल उठा रहा था कि अगर छात्र किसी दूसरे शहर में है, वो फ़ोन लेके चला रहा है, छिन जाता है और वो जाता है पुलिस अधिकारी के यहाँ, तो पुलिस अधिकारी उसको जवाब देता है कि अब तो गुम हो गया, कहाँ मिलेगा। तो चोर उचक्के चले जाते हैं, जो दलाल घूम रहे हैं, जो ब्रोकर्स घूम रहे हैं, उन्होंने घर का रेंट महंगा किया हुआ है, आधी तो वो दलाली ले लेते हैं अगर आप रेंट लेने के लिए जाते हैं। छात्रों का जीवन क्यों और कैसे मुश्किल हो रहा है, ये भी बड़ा सोचने का विषय है। हमें आपको सबको सोचना चाहिए। हमारे यहाँ के बच्चे किसी दूसरे शहर में जाते हैं, दूसरे शहर के बच्चे हमारे शहर में आते हैं, तो हमको भी ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि अगर छात्र आपकी सब्जी की दुकान पर, किराने की दुकान पर आता है तो कम से कम उसका शोषण ना करे। अगर आपके यहाँ पढ़ने जाता है तो उसे ठीक ठीक व्यवस्था दें। ओल्ड राजेंद्र नगर पे आते हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर वो इलाका है जहां पर बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं। अभी भी अब ये बात निकल कर सामने आई है कि उस इलाके में कई जगह पर जो बेसमेंट हैं उसमें सिर्फ लाइब्रेरी नहीं चलती है, कई जगह पे वहां पे पीजी बने हुए हैं, कई जगह पे लोग वहां पर रहते हैं। आप सोचिए कि अभी तो छात्र वहां इकट्ठा तो ये हो गया, अगर किसी पीजी में इस तरह की घटना हो जाए, तो जो लाइब्रेरी बनाई गई है, जो रहने के जगह बना दिए गए हैं, वहां ये घटना हो जाती तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। ये सवाल तो पूछना बनता है ना। और ये सवाल दिल्ली के प्रशासन से है, ये सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री से है, ये सवाल दिल्ली के एलजी से है, और ये सवाल तो प्रधानमंत्री से भी पूछा जाना चाहिए ना। राजधानी है, देश की राजधानी, 140 करोड़ लोगों का देश है। हर जगह के भाषण में ये बोला जाता है, भारत का भविष्य जो है हर जगह हर नेताओं के भाषण में खसीटा जाता है। ये कहिए, सब लोग लेके आते हैं कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है, हम इससे उम्मीद लगाए बैठे हैं। और जो जिस भारत के भविष्य से आप उम्मीद लगाए बैठे हैं, उसी को नाउम्मीदी के गड्ढे में डाल रहे हैं आप, नाउम्मीदी के अंधेरे में ढकेल रहे हैं आप। अगर ये उसे अंधेरे में ढकेलना नहीं है तो क्या है? कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। छात्रों का जीवन हर शहर में मुश्किल होता जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। और इसमें अधिकारियों को भी समझना होगा, नेताओं को भी समझना होगा, हर एक आदमी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। कुछ दिनों पहले आप वही जीवन जी रहे थे, आप भी छात्र थे, आप किसी शहर में जाकर तैयारी कर रहे थे, या फिर आपका कोई जानने वाला भाई भतीजा, कोई तो रिश्तेदार था जो दूसरे शहर में जाकर तैयारी कर रहा था। तो जैसी मुश्किल उसको आती है, ऐसी मुश्किल सबको आती है ना। सब तो अपने घर के लोग ही हैं जो पढ़ने के लिए आए हैं, तो इसकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। अब बात आई है संस्थानों की, टीचर्स की। टीचर्स करोड़ों का मुनाफा बना रहे हैं, लाखों का मुनाफा बना रहे हैं, एक मोटी फ़ी वसूलते हैं सुविधाएं देने के नाम पर, और सुविधाओं के नाम पे वो कुछ नहीं देते हैं। कहते हैं कितना बड़ा शहर, जितना बड़ा शहर उतना छोटा दिल। छोटे शहरों में मुझे लगता है कि कोचिंग संस्थान जो खोले जाते हैं, अगर 100-200 बच्चे एक साथ आते हैं एक बैच में, तो मुझे लगता है कि 5 या 10 बच्चे ऐसे भी घुस जाते हैं, तो वो शायद टीचर्स वो पढ़ा देते हैं। मुझे अभी भी याद है कि मोतिहारी में एक जगह कोचिंग संस्थान चलता था, उसमें ईटीसी करके एक टीचर थे, 200 बच्चों को पढ़ाते थे, 4 बच्चे रोज आके फ्री में पढ़ के चले जाते थे। क्या हो गया? आप शिक्षा का दान ही तो करने आए हैं, घर परिवार आपका चल ही रहा है, अकाउंट में पैसे भर ही रहे हैं,
तो ज़रूरी थोड़ी न, खैर अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसे अनियमितताएं फैल जाएंगी, तब भी ये बहुत मुश्किल है, बहुत ख़तरनाक है ये सोचना कि आखिर आप कितना छोटा दिल करते जा रहे हैं। और हमें इस बात को भी सोचना चाहिए कि हमें क्या उचित सुविधाएं मिल रही हैं। 21वीं सदी के भारत में पहुंच गए हैं, विकासशील भारत में पहुंच गए हैं, 140 करोड़ के भारत में पहुंच गए हैं, 5वीं अर्थव्यवस्था में पहुंच गए हैं, आसमान छू लिया है, मंगल पे पहुंच गए हैं, लेकिन 3 छात्र पानी में डूबकर मर जाते हैं क्योंकि वो पाइपलाइन फट गई, और वो भी छोटे शहर में नहीं फटी है। एक होता है चलो किसी छोटे शहर में फट गई तो सुविधाओं का अभाव है, सुविधाएं कम हैं। राजधानी दिल्ली में फट गई है, जहाँ पे सांसद रहते हैं, जहाँ पे मंत्री रहते हैं, जहाँ पे प्रधानमंत्री रहते हैं, सारे बड़े बड़े लोग रहते हैं, उसमें जब ये हालात होंगे तो आखिर हम कैसे समझ लें कि हम एक अच्छे देश के लोगों के बीच में हैं, हम उन नेताओं के हाथ में हमारा भविष्य सुरक्षित है, हमारी जान सुरक्षित है। ये सवाल तो सोचने पर मजबूर करता है ना, और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, समझना चाहिए। अगर आपके आस पड़ोस में, आपके घर के बगल में अगर कोई कोचिंग संस्थान चलता है, उसमें अनियमितता है, तो आप उसकी रिपोर्ट करिए। अगर आपके यहाँ कोई बच्चा रहने आता है, आप पीजी चलाते हैं, फ्लैट रेंट पे देते हैं, तो थोड़ी उसकी सुविधा का ख्याल रखिए, क्योंकि शायद आपका भी बच्चा किसी दूसरे शहर में या फिर यहाँ पे वो जाके पढ़ रहा हो। तो ये सारी चीज़ें भी सोचने समझने और अपनी जिम्मेदारी को याद करने की और अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाने की बात है। इस खबर ने सबको विचलित कर दिया। संस्थान की मैं बात कर रहा था, राव आईएएस, जिसमें ये हत्या की गई लापरवाही से, 24 घंटे के बाद 8:26 पर आज उसका बयान सामने आया है, वो दुख व्यक्त कर रहा है। क्या इसके पहले उसने कोई आधिकारिक बयान देना ज़रूरी नहीं समझा था? उसने यहाँ तक कि बच्चों के पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया था कि कितने बच्चे फंसे हुए हैं। आपकी अटेंडेंस तो लगती होगी ना, बायोमेट्रिक से कुछ तो निकाला होगा, आपके पास डेटा होगा कि भाई इतने बच्चे फंस गए हैं। कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। सूचनाओं का अभाव इतना कि अतुल गर्ग जो फायर डिपार्टमेंट के मेरे ख्याल से आला अधिकारी हैं, अतुल गर्ग का बयान सामने आता है कि हमने वहाँ पर देखा है 3 जो है लोग जो हैं वो फंसे होने की सूचना है, 2 लोग निकाले जा चुके हैं और एक अभी भी अंदर है, वो बता रहे थे। उसके पहले मैंने देखा कि एम्बुलेंस पर 2 स्टूडेंट भेजे जा चुके थे अस्पताल। तो ऐसी तस्वीरें तो सामने आ रही थी। छात्रों को सुनने वाला कोई नहीं था, और वो छात्र देश के भविष्य के लिए हर जगह पे आते हैं और कहते हैं कि युवाओं का देश है, और यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल के युवा हैं, उनकी सुनने वाले कोई नहीं है। इवन कि वहाँ पर कुछ छात्र ऐसे थे जिन्होंने आरटीआई के तहत ये जवाब मांगा था कि भाई ये जो लाइब्रेरी चल रही हैं वो बेसमेंट में, इसकी एसओपी क्या है? उनको बताने वाला कोई नहीं था, और ये लिख के दी गई कोई एसओपी नहीं है। इवन जो राव आईएएस है, इसने सरकार से स्टोरेज की बात कही थी, एमसीडी को लिखा था कि यहाँ पे हम स्टोरेज बनाएंगे, यहाँ पे स्टोर रूम बनाएंगे हम, और वहाँ पे इसने लाइब्रेरी बना दी। ये सोचने समझने की बात है। ऐसे गैर जिम्मेदाराना रवैया, आज एक घटना हुई है, इसके पहले भी घटना हो चुकी है, और आने वाले दिनों में और घटनाएं होंगी। अगर हम अब नहीं संभलेंगे तो कब संभलेंगे? अगर हम आवाज़ अब नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? ऐसी घटनाएं आज उसके साथ हुई हैं, कल हमारा नंबर होगा, परसों हमारे किसी रिश्तेदार का नंबर होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी जिम्मेदारी समझें। अगर आपके घर के बगल में ऐसी घटना हो रही है, आप तुरंत उसको रिपोर्ट करें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके यहाँ कोई बच्चा, कोई छात्र, आप किसी भी शहर में रखते हैं, दिल्ली में रहते हो, बेंगलुरु में रहते हो, मुंबई में रहते हैं, कोलकाता में रहते हो, पटना में रहते हो, या फिर मध्य प्रदेश के किसी शहर भोपाल में रहते हैं, या फिर छत्तीसगढ़ के रायपुर में रहते हो, रांची में रहते हो, या फिर आप कहीं भी रहते हो, राजस्थान के किसी शहर में हो, गुजरात के किसी शहर में हो, आप अपनी ज़िम्मेदारी समझिए और छात्रों को ये समझिए कि वो आपके, हमारे ही घर का हिस्सा हैं। हमारा भी जीवन ऐसा ही चलता रहेगा, और आवाज़ उठाते रहिए, आवाज़ बनते रहिए, आवाज़ बुलंद करते रहिए, क्योंकि जब जान चली जाती है ना, तब सिर्फ शोक संदेश और दुख के सिवा कुछ नहीं हासिल होता है। तो इससे पहले कि ऐसी कोई दुखद घटना हो, उससे पहले उसको रोका जा सके, आँख कान नाक खोल कर रखिए, रिपोर्ट करिए। अगर नहीं हो रहा है तो आगे के लिए लिखिए। कुछ नहीं हो रहा है तो आप मेरा सोशल मीडिया हैंडल जानते हैं, विवेक से मिलिए। ट्विटर पे मैं अवेलेबल हूँ, विवेक श्रीवास्तव के नाम से आप डालेंगे तो फेसबुक पे मिल जाऊँगा, इंस्टाग्राम पे विवेक श्रीवास्तव _ऑफिशियल, ये सारे हैंडल्स हैं मेरे जो मिल जाएंगे। आप मुझे लिखिए, मैं आवाज़ बनता रहा। ऐसे कई ऐसे केसेस हैं जिसमें मैं सिर्फ, लोग लिखते हैं, प्रूफ देते हैं, तो मैं या तो जाकर उनकी खबर कवर करता हूँ। एनटीए वाला ही ले लीजिए आप, जाके उनसे मैं मिलता हूँ। जितना वो नीट विवाद था उस पर मैं आवाज़ उठा रहा था। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सचेत रहें, अपनी जिम्मेदारी समझें कि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। नमस्कार।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को पूरा देखिए। अभी मैं एक्टिव हो रहा हूँ, धीरे धीरे इस पर आपको और अलग अलग तरह की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी।